Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, in this video lecture we will attempt the section B of our exercise match the column. इस पार्ट में एक्सरसाइज के हमारे पास कॉलम मैचिंग है. हमें दो कॉलम दिए गए हैं और कॉलम ए कॉलम बी, लेकिन इनके साथ इनकी नंबरिंग भी की हुई है. कॉलम ए में जो है ये नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, काउंटिंग वाले डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7. कॉलम ए में जो हमारे पास कह लें कि टर्म है, अल्फाज हैं, वो 7 है. जबकि कॉलम बी में भी 7 ही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है या कोई कम नहीं है. लेकिन यहाँ पर जो इनकी नंबरिंग की गई है वो की गई है स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश ए बी सी डी ई एफ जी. ठीक है जी. अब इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आपको एग्ज़ाम में इस तरह का कोई सवाल आए तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो ये होता है स्टूडेंट इसको जो है ना लाइनें लगा लेते हैं, वो ऑप्शन को मिला देते हैं. ये टीचर के लिए क्या होता है, परेशानी का बायस बन जाता है बाज़ का. इसका तरीका ये होता है कि आप जनाब जो है ना इसमें सबसे अच्छा तरीका जिससे टीचर को भी आसानी रहेगी असेस करने में, वो ये है कि एक लेफ्ट राइट की तरफ जो है ना आप एक और छोटी सी लाइन बनाएं. यहाँ पर इस तरह एक छोटा सा कॉलम बनाएं, इसी तरह लाइनें हॉरिजॉन्टल हैं वो भी मिला लें, तो आपका कॉलम सी आ जाएगा छोटा सा. तो आप क्या करें कि फॉर एग्जांपल ए वाले जो है ना स्टेटमेंट, इनको इसी तरह रहने दें. नंबर 1 पे बल्ब है, बी पे रनर है, सी पे ट्यूबर है, 4 पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 5 पे कटिंग है, 6 पे प्लांटलेट्स हैं, 7 पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. और इनकी जो कॉलम बी में करेक्ट चॉइस है ना ए बी सी डी ई एफ जी, ये आप क्या करें कि इन नंबर के सामने यानी ए के सामने आप लिखें सी में, तो ज़रा आसानी रह जाएगी. और ये जो पूरी टेबल है कॉलम मैचिंग वाली, ये जो है ना बेढंगम लाइनों से भी बच जाएगी. कि वो जिग जाए किस्म की लाइनें बात का समझ नहीं आती, एक एक लाइन को गौर से देखना पड़ता है और फिर वो स्टूडेंट को ही नुकसान होता है उसमें कि वो जो है ना एक तो चॉइस ठीक नहीं होती, बहुत कम जिस तरह स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं करेक्ट, वरना उनके यहाँ नंबर बहुत कटते हैं. तो जो तरीका मैंने बताया कि आप कॉलम सी बना लें और बी में से जो ऑप्शन आप समझते हैं कि वो ए के मुताबिक है वो सी में लिखते जाएं. दैट इज करेक्ट मेथड. अब हम इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं. ए कॉलम की जो हमारे पास थी अल्फाज, इनको हमने पढ़ लिया. बल्ब को देख लेते हैं. नंबर 1 पे बल्ब है. बी में क्या ऑप्शन हमारे पास है, 7 ऑप्शन है. बल्ब किस चीज़ का नाम है, किसकी डेफिनेशन, कौन सी हम लाइन सेलेक्ट करेंगे जो बल्ब की डेफिनेशन पे जो है ना पूरा उतरती हो. तो इसमें हम कॉलम बी में जब हम देखते हैं, हमने अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी था कि जो बल्ब और ट्यूबर है वो अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं, सोलन भी होती हैं. लेकिन बल्ब की निशानी ये है कि उसमें फ्लैशी थिक लीव होते हैं. तो ये जो ऑप्शन है डी, ये बल्ब से मैच करती है. ठीक है, इससे मैच करती है जी. आप लाइन भी बना सकते हैं, लाइन यहाँ 1 से डी को मिला दें, ये भी ठीक है. लेकिन ये फिर जो है ना क्या करेगा, परेशान करेगा देखने वाले को. स्पेशली हो सकता है कि आपको भी करे, जब आप सारा हल कर लें और उसको दोबारा जज करें तो आप भी कंफ्यूज होंगे. तो इसमें हमने कर लिया, ए का क्या बनता है, डी बनता है. ठीक है. देन बी सॉरी 2 रनर जो होते हैं आपने पढ़ा था कि मिंट है, स्ट्रॉबेरी है, ये अलोंग द ग्राउंड रन करते हैं. इनकी शाखें जो होती हैं ना नीचे आ जाती हैं, ज़मीन पर आ जाती हैं. ज़मीन के साथ जो आती हैं तो इनमें जो है ना फिर एक नया प्लांट बन जाता है, फिर थोड़ा ऊपर उठती हैं, उससे जनाब जो है ना प्लांट बनता है. इस तरह ज़मीन पे ही फैलती चली जाती हैं.
along the ground surface. रनर की जनाब जो डेफिनेशन है वो है एफ, 2F से मिल रहा है. दिस इज वी कैन ड्रा हेयर एफ, स्टेम ग्रोइंग अलोंग द ग्राउंड. ठीक हो गया. अब तक हमने दो चॉइस को देखा है. ये देखें यहाँ पर, और इसको जो है ना मैं करूँगा साइज में छोटा, ऐसे यहाँ पर इधर, और आपके सामने इसको अटेम्प्ट करने की हम करेंगे कोशिश. यहीं पर ही यहाँ लेंगे एक कॉलम टू द राइट, ये ऐसे करके इसके साइज को हमने करना है विड्थ को कम, ये यहाँ तक कर लेंगे. ठीक है जी. तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है तो लिहाजा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीड ही कर लेते हैं. ये देखें मैंने क्या किया हुआ है, बल्ब को डी से मिलाया हुआ है. ये एक्सरसाइज में देखें ऑप्शन ए, सॉरी 1 बल्ब है और करेक्ट ऑप्शन डी है, अंडरग्राउंड स्टेम. ये देखें. ठीक. उसके बाद आप देखें रनर को हमने एफ से मिलाया हुआ है, तो ये रनर एफ आ गया. इसको हमने यहाँ से यूं कर लिया, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. ये रनर आ गया. इस तरीके से ट्यूबर भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है, पोटैटो ट्यूबर, लेकिन इसके थिक फ्लैशी लीव नहीं होते हैं. तो अब देखते हैं जी हमारे पास गिवन चॉइस में से कौन सी है. ऑप्शन बी है, सोलन अंडरग्राउंड स्टेम विद बर्ड्स. इसमें बर्ड होते हैं, आई बर्ड होते हैं, तो 3 का बनेगा बी. ये हमारे सामने बी आ गया. इसको हम करेंगे हाईलाइट. ये हमने इसको किया था हाईलाइट, तो दैट इज वी हैव अटेम्प्ट नाउ 3 तक हमने अटेम्प्ट कर लिए. 4 पे आ जाए. 4 है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. किस अब रिमेनिंग हम देखें तो हमारे पास भी ऑप्शन 4 बची है बी में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कहाँ लिखी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है सी में, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट. दिस इज सी पार्ट, दिस इज हियर. तो लिहाजा हम यहाँ पे कर लेते हैं ये भी सी. इसको कर लिया हमने हाईलाइट. 4 का बनेगा सी. 5 कटिंग. अब पीस कटिंग को देखते हैं क्या चीज होता है. पीस ऑफ स्टेम, रूट या लीफ, प्लांट के इन पार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा होता है. तो ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है. हमें बाय चांस इसमें जो है ना कॉलम मैचिंग टेबल में ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक मिल गई है, तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आई है. अब हमारे पास जनाब 2 रह गई हैं, 6 और 7. प्लांटलेट इसका मतलब है बेबी प्लांट्स, न्यूली ग्रोन प्लांट. बिल्कुल अभी नए नए बनने वाले जो पौधे हैं ना, नए नए पौधे, छोटे छोटे पौधे, उन्हें प्लांटलेट्स कहते हैं. तो इसको हम किस में देखेंगे जी? इसको हम देखेंगे हमारे पास जो है गिवन ऑप्शन कौन सी रह गई है. कॉलम बी में जी रह गई है और ए रह गई है. ठीक है जी. बाकी हो गए हैं. तो 6 प्लांटलेट को हम जी से मिलाएंगे. बड्स एट मार्जिन ऑफ लीफ. ब्रायोफाइलम में हमने पढ़ा था कि उसके लीफ जो होते हैं ना, उस पर पहले लीफ नॉचेस बनती हैं, छोटी छोटी सी गिरहें बन जाती हैं. उससे फिर ये होता है कि वो जो नॉचेस हैं वहाँ पे प्लांटलेट प्रोड्यूस होते हैं. वो नॉचेस ज़मीन पे गिर जाती हैं टूट के, और ज़मीन में फिर जो है ना नए ब्रायोफाइलम प्लांटलेट उगते हैं. तो 6 का ताल्लुक जी से हो जाएगा. ठीक है. अब हमारे पास रह जो गई है वो 7 रह गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसका लिंक बनेगा ए से, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट गैमीट. गैमीट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, फर्टिलाइजेशन नहीं होती स्टूडेंट, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन
7 और A ये आपस में मिल जाएंगे। हम इसमें देख लेते हैं जी। प्लांटलेट्स हैं, इसका ताल्लुक जी से है, ये यहाँ पे हो गए हाईलाइट। देन हमने फिर 7 पर आए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विद आउट गैमेट। जी स्टूडेंट, ये थी हमारी कॉलम मैचिंग टेबल जो हमने यहाँ इसको कॉलम के साथ मैच किया। अगर आपके पास ये कॉलम मैचिंग टेबल आ जाए रीराइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने इसको रीराइट करना है आंसर शीट पे, तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो तो फिर तरीकाकार ये है कि या तो आप लाइनें मिला लें, जिसके साथ आप समझते हैं कि ये ऑप्शन ठीक है उसे लाइन मिला दें, या फिर जनाब एक और कॉलम बनाएं सी और उसके सामने इसको अटेम्प्ट कर लें। तो ये है हमारी कॉलम मैचिंग की कोशिश थी, अटेम्प्ट थी, ठीक है ना इसमें। और इसकी जो है ना स्टेटमेंट आप देख लें तो ये ठीक नहीं है। इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ करेक्ट। कॉलम मैचिंग में यहाँ पे मैच दी कॉलम, ठीक है ना जी। ये इसको भी मैं यहाँ से ठीक कर रहा हूँ, लिखा हुआ है मैच दी कॉलम्स, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे भी करेक्शन कर ली। इसका सवाल वो प्रीवियस एक्सरसाइज के ट्रू फॉल्स से था, तो वो तो मैंने इसका जो है ना यहाँ पे ठीक कर दिया, इसकी डायरेक्शन, इस सवाल को हल कैसे करना है। तो आपसे हम मिलेंगे अगले पार्ट सी में। अब तक आप इसको यहाँ तक हल कर लें, इसको रीराइट करें, एक बार रीराइट करें, 2 बार लिखें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और फिर हम जनाब जो है ना जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे वो भी इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि ये लाइफ साइकिल का चैप्टर है और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसी हवाले से होंगे। ये लाइफ साइकिल, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ग्रोथ के कॉन्सेप्ट से होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, now we have reached the part C of our exercise, that is short question answer. Answer the following question briefly. Are you ready to discuss the question with me? And I will show the answer which I have written in my notes. Let's start. Question number 1. Question number 1 में Why do organism reproduce? जानदार क्यों जो है ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं, क्यों वो तौलीद करते हैं, अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला हिस्सा। अब इसका दूसरा पार्ट देखें। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अनएबल टू रिप्रोड्यूस। जानदारों का एक ग्रुप है, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं बेटा, वो इस काबिल नहीं है कि रिप्रोड्यूस कर सके, तो उनके लिए फिर क्या होगा। ठीक है ना, सवाल को आप समझेंगे। पहला सवाल का हिस्सा ये है कि जानदार रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, और दूसरा इसका पार्ट ये है कि जानदारों का एक ग्रुप है, वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा उनके लिए। तो इसका जवाब ये है कि जानदार रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, वाई दे रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू देयर सर्वाइवल एंड देयर जनरेशन ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है बेटा, ये जो प्लैनेट है, ये जो ज़मीन है, इस पे अपना वजूद कायम रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये सलाहियत दी गई है। ठीक है जी, ये जानदार जनाब जो है ना वो क्यों रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखें कि अगर एक जानदारों का ग्रुप है
जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा? तो ऐसे जानदारों का ग्रुप जो है ना, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं है, तो वो तो अपनी ज़िंदगी जितनी उनकी है उतनी गुजार लेंगे और उसके बाद वो मर जाएंगे। तो आगे फिर जनाब जो है ना उनकी नस्ल नहीं चल सकेगी, उनकी जनरेशन मौजूद नहीं होगी, तो फिर उनके बारे में हम दीगर जानदारों को कैसे पता लगेगा, इंसानों को और दूसरे एनिमल को, ठीक है ना, कि जनाब इस तरह के भी जानदार थे। तो आज जो आपको जानदार नज़र आते हैं ये रिप्रोडक्शन की बदौलत ही नज़र आते हैं अपने इस सियारे पर, इस ज़मीन पर, ठीक है ना। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके आंसर को मैं ना ठीक करके लिख देता हूँ दोबारा से कि ऐसा क्यों है। तो इस आंसर को मैं यहाँ से कर रहा हूँ चेंज, क्योंकि ये ठीक नहीं है इसका आंसर। इसका मैं जवाब लिखूंगा आपके सामने, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म reproduce to continue their survival and existence on this planet। यानी कि अर्थ। ठीक हो गया जी, ये हमारे पहले सवाल के पहले हिस्से का जवाब आ गया। देन उसके बाद हम देखते हैं पार्ट हमारे क्वेश्चन 1 का 2। अगर जानदारों का एक ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं है तो क्या होगा? तो वो अपनी जितनी जिंदगी है वो गुजारेगा और उसके बाद वो मर जाएगा। ठीक है जी। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ से इसको हम करते हैं सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। आपने तो इसको लिखना है, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ इसको मैं इसका जवाब लिखूंगा और यहाँ से इसको मैं करूँगा ठीक। देन यहाँ से जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसकी बोल्डनेस ख़त्म कर देंगे ताकि इसके बराबर आ जाइए। इफ़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अनएबल टू रिप्रोड्यूस such organism will become extinct gradually after spending their life। ठीक हो गया जी। सेकंड पार्ट हमने इसका भी वो भी लिख लिया कि इफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अनएबल टू रिप्रोड्यूस सच ऑर्गेनिज्म विल बिकम एक्सटेंड। ऐसे ऑर्गेनिज्म का वजूद ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आगे उनकी नस्ल ही नहीं बचेगी जो उनकी जनरेशन को, उनकी खसूसियात को, उनकी जनाब जो है ना वजूद को जारी रख पाती। तो उनका वजूद तो ख़त्म हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी गुजार के वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे, फिर तो उनकी कंटिन्यूटी नहीं हो सकेगी। ठीक हो गया जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप, व्हाट आर बर्ड्स। व्हाट आर बर्ड्स, बर्ड क्या होते हैं? पहले तो इसका जवाब देना है, फिर इसके बाद आपने बताना है व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम बर्ड्स। इन बर्ड से मुख्तलिफ जो साख्तें हैं वो कौन कौन सी बनती हैं, कौन कौन सी साख्तें इन बर्ड से बनती हैं। ठीक है जी। बर्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। व्हाट आर बर्ड्स, तो इसको भी मैं यहाँ से जनाब जो है ना रीराइट करूँगा। ये जवाब जो है असल में ठीक नहीं लिखे हुए थे, पुराने नोट्स के थे, इसको मैं यहाँ कंपोज कर रहा हूँ। तो ये आपके साथ साथ यहीं पे इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो इससे ये मुकम्मल भी हो जाएंगे और आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा यहाँ पे। अ बर्ड इज एन आउट ग्रोथ फॉर्म ऑन द surface of an living organism। ठीक है जी। व्हाट इज बर्ड? बर्ड का जवाब ये आ गया कि ये एक आउटग्रोथ है, एक उभार है, एक उभरी हुई जगह है, एक उभरी हुई स्ट्रक्चर है, लाइक का पिंपल, लाइक का प्लम। तो ये जानदारों के सरफेस पे बनती है। ठीक है जी। बर्ड एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर होती है, और बडिंग का प्रोसेस जो होता है, बर्ड बनने के अमल को बडिंग कहते हैं। व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम बर्ड? बर्ड से कौन कौन सी स्ट्रक्चर बन सकती हैं? ठीक है जी, क्लियर। A bird can grow into a new complete organism after removal या removing, after removal from parent body। एक बर्ड जो कि पेरेंट बॉडी पे बनता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे बन रहा है, वो ग्रो करता है। जब एक खास हद तक ग्रो कर लेता है तो वो उससे जुदा हो जाता है और एक नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। A bird can grow into new organism after removal from a parent body। ठीक है। इस बर्ड से इन प्लांट्स लीव, shoots, stem and roots can be formed। from birds। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर लिया और देखा कि बर्ड होता क्या है। पहला हिस्सा आ गया था, इसको ग्रामेटिकली भी हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास इसका जवाब मौजूद है। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन 3 ये है कि वाई डू वी सेल्डम सी पोटैटो सीड। कभी कभी सेल्डम हम आलू के बीज जो है ना वो लेते हैं। वाई डू वी सेल्डम सी पोटैटो सीड। कभी कभी हमें नजर आता है कि किसान जो है ना वो आलू के बीज भी काश्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत कभी कभी, शाज़ व नादिर। लेकिन ज़्यादातर वो क्या लेते हैं, वो आई बर्ड्स वाले पीसेस लेते हैं। वाइल वी सी मैनी पोटैटो अराउंड अस। सवाल ये है कि हम बहुत कभी कभी देखते हैं कि हमें आलू के बीज नज़र आते हैं, बहुत कभी आमना सामना होता होगा, शायद आपका तो नहीं लेकिन किसानों का होता है। वो भी इसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते कि वो सीड इस्तेमाल करें, क्योंकि पैदावार कम आती है। तो इसलिए सवाल में पूछा गया, जबकि हम देख रहे हैं हमारे पास मैनी पोटैटो अराउंड अस, कि हमारे पास बहुत आलू हैं। यानी आलू, आप मंडी में जाएं, सब्जी की दुकान पे जाएं, बाज़ार में जाएं, जो हमारे बाज़ार लगते हैं वीकली,
उस पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पूरा सेक्शन होता है आलू का, प्याज का। तो यहाँ वो वाफिर मिकदार में लोग ले रहे होते हैं, 5 किलो 10 किलो, ठीक है ना। और उसके जनाब बोरियां की बोरियां जो है ना वो मंडी में आती हैं, ट्रकों पे लाद के आती हैं। तो इतनी ज़्यादा पैदावार जो है ना आलूओं की, प्याज की नज़र आ रही होती है, ठीक है। और बीज हमें बहुत कम नज़र आते हैं। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है स्टूडेंट कि किसान जो है ना बीज इस्तेमाल ही नहीं करते इनको उगाने के लिए, आलूओं की पैदावार हासिल करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो। आलू की बदौलत तो बहुत कम ही आलू जनाब, शायद मुश्किल 5 किलो 10 किलो आलू जो है ना किसान हासिल कर सके पूरे खेत से, अगर वो जो है ना बीज इस्तेमाल करें। तो वो क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला मेथड अपनाते हैं। वो पोटैटो के पीसेस लेते हैं जिस पे आई बड होते हैं, उनको जो अपनी खेतों की मिट्टी में जो है ना वो बोते हैं, उसको फिर वो जनाब जो है ना केयर करते हैं, ग्रो करा के मुकम्मल पोटैटो प्लांट हासिल करते हैं। और इस तरह उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस प्रोडक्शन होती है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, हमने डिस्कस कर लिया आपके सामने। इसको मैं अब रीराइट करूंगा। क्वेश्चन नंबर है ये 3, ठीक है जी। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसका जवाब लिखेंगे। ये जो जवाब है ये किसी और सवाल का जवाब है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। ये मैं आपके सामने ही इनके जवाब लिख रहा हूँ, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। पहले से मैंने इसको नहीं लिखा था, आपके सामने ही लिख रहा हूँ। इसमें से हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से कॉपी करेंगे, यहां पे लिख लेंगे। इसको हम इसकी बोल्डनेस को कर देंगे खत्म। ठीक है, ग्रामेटिकली W को कर देंगे हम कैपिटल। देन because farmer usually grow new potatoes plant via vegetative propagation using pieces of potato having eye buds। ये इसका जनाब जो है ना जवाब आ जाएगा, टू दी पॉइंट है। आगे हम सेल्डम का जवाब भी लिख सकते हैं। दे डू नॉट यूज सीड ऑफ पोटैटोज because this method, जो कि सेक्चुअल मेथड होता है, give very low production, ये बहुत कम पैदावार देता है, ठीक है ना। तो किसान इसलिए बीज इस्तेमाल नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो आई बड वाले पीसेस इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा तादाद में, मनों में, टनों में पैदावार हासिल करते हैं पोटैटोज की। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है जी, शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन सी में, इसको देख लेते हैं। इन विच स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल कैन अ फ्रॉग लिव ओनली इन वाटर। अपने लाइफ साइकिल में एक मेंढक पानी में किस स्टेज पे रह सकता है? अमूमन जो एक मेंढक होता है, फ्रॉग होता है, वो ज़मीन पे रहता है, खुश्की पे रह रहा होता है। लेकिन किस स्टेज में जो होता है मेंढक जो है वो पानी में रहता है?
ओनली लिव इन वाटर, लिव ओनली इन वाटर, पानी ही में रहता है, पानी से बाहर नहीं आता। ठीक है। अडल्ट फ्रॉग लैंड पे रहता है, लेकिन जब उसका ब्रीडिंग सीजन आता है तो वो पानी में चला जाता है। तो इसका जवाब बहुत आसान है। ठीक है जी, यहाँ से रीराइट करेंगे इसके जवाब को ताकि हमें इसका जवाब मिल जाए, और इसको यहाँ से हम करेंगे ख़त्म। ठीक है जी। फ्रॉग कैन लिव ओनली इन वाटर when it is in the form of a larva। जब ये एक लार्वे की शक्ल में होता है तो वो फ्रॉग पानी में ही रहता है। इस लार्वे को हम कहते हैं टैडपोल। इसका जवाब बहुत मुख्तसर है, टू दी पॉइंट है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। इसको हमने जो है ना यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया। अब हमारे पास है पार्ट डी, लॉन्ग क्वेश्चन का। इसके भी हमारे पास 3 सवाल हैं और फिर हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। इस तरह हमारा ये यूनिट जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इस यूनिट के, दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन। अब तक आप इसको जो है ना समझें, इसके सवालों के जवाबात लिखें अपनी नीट नोटबुक पे, और रफ जो नोटबुक है आपकी रजिस्टर है उस पर आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है जी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।